कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे के टोल बूथ से, जहां एक ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ी रोकता है और तभी वहां हेलमेट सूट्स पहने कुछ लोग उस पूरे इलाके को सैनिटाइज करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे साफ इशारा मिलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो ड्राइवर फ्रस्ट्रेशन में अपनी गाड़ी आगे बढ़ाता है और तभी सड़क पर अचानक एक हिरण आकर उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिससे गाड़ी का जोरदार एक्सीडेंट होता है और वो हिरण वही सड़क पर बेजान होकर गिर जाता है। ड्राइवर गाड़ी से उतरकर उस मरे हुए हिरण को देखता है और बिना किसी परवाह के अपनी गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी पता चलता है कि वो मरा हुआ हिरण अभी जिंदा है। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से कड़कड़ाती है, उसकी आंखें पूरी तरह सफेद और बेजान हो जाती है और वो मरा हुआ हिरण वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, जो कि इस पूरी तबाही की पहली खौफनाक झलक थी। इसके बाद कहानी आती है हमारे मेन कैरेक्टर सकू पर, जो सोल शहर में रहता है और एक बेहद स्वार्थी फंड मैनेजर है और अपनी नौकरी में इतना मसरूफ रहता है कि उसके पास अपनी बेटी सुवान के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। वो अपनी बेटी को खुश करने के लिए चिल्ड्रंस डे पर एक निंटेंडो कंसोल गिफ्ट करता है, लेकिन तभी सुवान उदास होकर बताती है उसे यह सेम गिफ्ट पिछले महीने उसके जन्मदिन पर उसी के पापा से ही मिला था, जिससे साफ पता चलता है कि सकू अपनी बेटी की जिंदगी से कितना दूर हो चुका है। सुवान जिद करती है कि उसे अपनी माँ से मिलने के लिए हर हाल में बुसान जाना है, जो सोल से काफी दूर है, और सकू पहले तो अपनी नौकरी का बहाना बनाकर मना करता है, लेकिन जब वो अपनी बेटी के स्कूल का एक वीडियो देखता है जिसमें वो स्टेज पर गाना गाते गाते सिर्फ इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसके पापा वहाँ मौजूद नहीं थे, तो वह इमोशनल हो जाता है और अगली ही सुबह ट्रेन से उसे बुसान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही सकू और सुवान अपनी गाड़ी से सोल स्टेशन की तरफ निकलते हैं और रास्ते में उन्हें कई सारी फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां और एक जलती हुई इमारत दिखाई देती है, मगर सकू उसे एक मामूली हादसा समझकर नजरअंदाज कर देता है। वे दोनों स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं, जहां पर कई तरह के पैसेंजर्स होते हैं, जैसे एक घमंडी बिजनेसमैन योन सक, एक ताकतवर आदमी सांग हवा और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ सोंग क्योंग, हाई स्कूल बेसबॉल टीम का मेन प्लेयर योंगुक और उसकी चीयर लीडर दोस्त जिन ही। लेकिन जब ट्रेन चलने ही वाली होती है तभी एक लड़की अचानक से बिना सिक्योरिटी गार्ड को पता चले ट्रेन में घुस जाती है, जो ट्रेन के अंदर बहुत अजीब हरकतें कर रही होती है और प्लेटफॉर्म पर भी कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन चालू होती है सुवान अंदर से देखती है कि सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर अचानक से किसी ने हमला किया है, मगर वो समझ नहीं पाती कि असल में वहाँ हुआ क्या है। ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी होती है, तभी एक मेल ट्रेन अटेंडेंट को घमंडी बिजनेसमैन कहता है कि जेंट्स टॉयलेट में एक पागल आदमी घुस गया है। वो दोनों जाकर देखते हैं तो वहाँ एक होमलेस आदमी होता है जो बार बार कहता है कि सब मर गए। उधर वो घायल लड़की कोच नंबर 11 के वॉशरूम के पास दर्द से तड़प रही होती है, जिसे देखकर एक फीमेल ट्रेन अटेंडेंट उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और रेडियो पर हेल्प मांगती है। लेकिन तभी अचानक उस घायल लड़की का शरीर अजीब तरीके से हिंटने लगता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती है और वो एक खूंखार ज़ॉम्बी में बदल जाती है और बिना एक पल गवाए उस ट्रेन अटेंडेंट की गर्दन पर काट लेती है और देखते ही देखते वो भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर बाकी पैसेंजर्स पर टूट पड़ती हैं। वहाँ पर वायरस की रफ्तार इतनी खौफनाक थी कि जिस भी इंसान को वो काटती है वो महज 10 से 15 सेकंड के अंदर एक पागल ज़ॉम्बी बन जाता है और पूरे कोच में चीख पुकार और खून खराबा मच जाता है। कोच नंबर 11 की तबाही को देखकर कोच नंबर 10 और 9 के लोग अपनी जान बचाने के लिए आगे के डिब्बों की तरफ भागने लगते हैं। इसी भगदड़ के बीच सकू सुवान को गोद में उठाता है और आगे की तरफ भागता है। रास्ते में प्रेग्नेंट सोंग क्योंग भी अपनी जान बचाकर भाग रही होती है और उसका पति सांग हवा अकेले ही उन आते हुए ज़ॉम्बीज को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। सकू स्वार्थी बनकर उस कोच का दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके, लेकिन सांग हवा आखिरी मौके पर दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाता है। तभी सारे ज़ॉम्बीज आकर उस कांच के दरवाजे पर अपना सिर पटकने लगते हैं, लेकिन यहाँ सांग हवा और सोंग क्योंग एक बात नोटिस करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज कांच के पार तो देख सकते हैं लेकिन उन्हें दरवाजा खोलना नहीं आता, और जैसे ही सोंग क्योंग उस कांच के दरवाजे पर पानी से अखबार चिपकाकर उसे ढक देती है वो ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं, जिससे साफ हो जाता है कि ये ज़ॉम्बीज सिर्फ देखकर और सुनकर ही हमला करते हैं। ट्रेन के अंदर का माहौल अब पूरी तरह दहशत से भर चुका है। तभी ट्रेन के टीवी स्क्रीन पर लाइव न्यूज चलने लगती है जिसमें दिखाया जाता है कि पूरे साउथ कोरिया में हिंसक दंगे भड़क उठे हैं। इसी बीच ट्रेन का ड्राइवर अनाउंस करता है कि अगले स्टेशन पर ट्रेन नहीं रुकेगी क्योंकि वहां का माहौल पूरी तरह तबाह हो चुका है, और जब ट्रेन उस स्टेशन से गुजरती है तो पैसेंजर्स खिड़की से देखते हैं कि पूरे प्लेटफॉर्म पर खून के प्यासे ज़ॉम्बीज ने तबाही मचा रखी है।
सकू अपनी जान पहचान के एक आदमी को फोन लगाता है और वो आदमी कहता है कि मिलिट्री ने डाइजोन स्टेशन पर एक सेफ जोन बनाया है जहां सभी को उतारा जाएगा, लेकिन वो सभी लोगों को क्वारंटीन कैंप में डाल देंगे। सकू को वहां नहीं जाना था तो वो आदमी कहता है कि मेन गेट को छोड़कर एक सीक्रेट गेट से जाना। ट्रेन डाइजोन स्टेशन पर आकर रुकती है और पूरी तरह सन्नाटा छाया होता है। सभी पैसेंजर ट्रेन से उतरकर मेन एग्जिट की तरफ जाने लगते हैं, जबकि सकू चुपके से सुहान का हाथ पकड़कर उस सीक्रेट गेट की तरफ बढ़ने लगता है जिसकी जानकारी उसे फोन पर मिली थी। रास्ते में एक होमलेस आदमी भी उसके पीछे आने लगता है, लेकिन जैसे ही सकू उस सीक्रेट हॉलवे के मोड़ पर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने खड़े सारे के सारे आर्मी सोल्जर्स पहले से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। वो सिपाही जैसे इन लोगों को देखते हैं पूरी ताकत से उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं और दूसरी तरफ जो पैसेंजर्स मेन एग्जिट की तरफ गए थे उन पर भी सैकड़ों ज़ॉम्बीज का झुंड ऊपर से टूट पड़ता है, जिससे पूरे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है। स्टेशन पर मची इस भयंकर भगदड़ के बीच सभी पैसेंजर्स वापस अपनी जान बचाकर ट्रेन की तरफ भागते हैं। सांग हवा अपनी प्रेग्नेंट बीवी को बचाता है और वो सुहान को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि सकू एक ज़ॉम्बी सैनिक का सामना कर रहा था। सकू किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागता है। इधर सुहान, वो प्रेग्नेंट औरत सोंग क्योंग, बेसबॉल प्लेयर जिन ही और वो होमलेस आदमी ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और इधर सकू, सांग हवा और बेसबॉल प्लेयर योंगगुक ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और भागकर ट्रेन के कोच नंबर 9 में चढ़ जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन को आगे बढ़ाता है और डाइजोन स्टेशन से ट्रेन को आगे निकालता है। कोच नंबर 9 में फंसे सकू, सांग हवा और योंगगुक को फोन के जरिए पता चलता है कि वो लोग कोच नंबर 13 के वॉशरूम में बंद है और बाहर ज़ॉम्बीज है। ये तीनों तय करते हैं कि वो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। सांग हवा अपने हाथों पर टेप लपेटता है, योंगगुक अपना बेसबॉल बैट उठाता है और सकू भी अपनी ढाल तैयार करता है। जैसे ही वो लोग कोच नंबर 10 का दरवाजा खोलते हैं, एक के बाद एक ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं। सांग हवा अपनी भारी ताकत से उन्हें पछाड़ता है, योंगगुक बेट से उनके सिर फोड़ता है और सकू अपनी चालाकी से रास्ता बनाता है। तभी ट्रेन एक लंबी टनल के अंदर घुसती है। यह इन ज़ॉम्बीज की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चलता है कि ये अंधेरे में बिल्कुल अंधे हो जाते हैं और सिर्फ आवाज का पीछा करते हैं। इस ट्रिक का इस्तेमाल करके वो बिना लड़े चुपके से कोच नंबर 11 और 12 को पार कर लेते हैं। ये तीनों आखिरकार कोच नंबर 13 के वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं और सुहान, सोंग क्योंग और उस होमलेस आदमी को सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। और अब उन्हें सिर्फ एक आखिरी दरवाजा पार करके कोच नंबर 15 में जाना है, जहां बाकी जिंदा पैसेंजर्स बैठे हैं। लेकिन कोच नंबर 15 के अंदर बैठा वो घमंडी बिजनेसमैन योन सक अपनी जान के डर से बाकी लोगों को भड़काता है और उस सुरक्षित दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। सांग हवा और सकू मिलकर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं और पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज को रोकते हैं, पर ज़ॉम्बीज की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि कांच का दरवाजा टूटने लगता है और एक ज़ॉम्बी सांग हवा के हाथ पर काट लेता है। सांग हवा को समझ आ जाता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है। वो अपनी रोती हुई प्रेग्नेंट बीवी सोंग क्योंग को विदा करता है और सकू को कसम देता है कि उसकी बीवी और बच्चों की हिफाजत करे। सांग हवा अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उस पूरे ज़ॉम्बीज के झुंड को अकेले रोके रखता है और जब तक कि वो खुद एक ज़ॉम्बी नहीं बन जाता, सकू गुस्से में उस दरवाजे को लात मारकर तोड़ता है और अपनी टीम के साथ कोच नंबर 15 के अंदर घुस जाता है। कोच नंबर 15 के अंदर पहुंचते योन सक और उसके डरपोक साथी उन्हें बचाने के बजाय उन पर चिल्लाने लगते हैं कि ये लोग संक्रमित हो चुके हैं और इन्हें तुरंत इस डब्बे से बाहर निकाला जाए। वो रोती हुई सुहान और प्रेग्नेंट सोंग क्योंग की एक नहीं सुनते और सकू की पूरी टीम को धक्के मारकर कोच नंबर 15 और 16 के बीच कॉरिडोर में बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। इसी कोच नंबर 15 में एक बूढ़ी औरत बैठी थी जिसकी बहन कोच नंबर 13 में ही मारी गई थी। वो बूढ़ी औरत योन सक की घटिया हरकत को देखकर पूरी तरह टूट जाती है और वो कोच नंबर 15 का वो कांच का दरवाजा खोल देती है जिसके पीछे भूखे ज़ॉम्बीज खड़े थे। दरवाजा खुलते ही सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और योन सक और उसके साथियों पर टूट पड़ते हैं, जबकि योन सक किसी तरह एक ट्रेन अटेंडेंट को चारे की तरह इस्तेमाल करके वॉशरूम में छुप जाता है। ट्रेन अब डीगू स्टेशन पर पहुंचती है, जहां आगे का ट्रैक एक दूसरी जली हुई ट्रेन के मलबे से पूरी तरह ब्लॉक था, जिसकी वजह से ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं। ड्राइवर बाहर उतरता है और पैसेंजर्स से बोलता है कि उन्हें ट्रेन छोड़कर आगे खड़ी एक दूसरी लोकोमोटिव इंजन में बैठना होगा जो चालू हालत में है। सकू अपनी टीम के साथ बाहर उतरता है। इसी बीच वॉशरूम से किसी तरह योन सक भी बाहर आ जाता है
और अपनी जान बचाने के लिए वो उस ट्रेन अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के सामने फेंक देता है। उसके बाद एक जलती हुई ट्रेन का डिब्बा हवा में उड़कर सकू और उसके साथ वालों के ऊपर गिरता है, जिससे वो सब मलबे के नीचे दब जाते हैं। फिर योंगूक और उसकी दोस्त जिनही की आंख खुलती है। वो दोनों दो ट्रेनों के बीच फंस जाते हैं। वो लोग ट्रेन का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी पीछे से योन सक आ जाता है। वो जिनही को ज़ॉम्बी के सामने धकेल देता है। जिनही को एक ज़ॉम्बी काट लेता है और उसका दोस्त योंगूक अपनी दोस्त को इस हालत में देखकर उसे छोड़कर जाने से मना कर देता है, जिसके बाद संक्रमित हुई जिनही खुद योंगूक को काट लेती है। इधर योन सक ट्रेन का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। इधर मलबे के नीचे फंसे सकू, सुआन, सोंगक्योंग और वो होमलेस आदमी चारों उठते हैं। वहाँ सैकड़ों ज़ॉम्बीज उस जलते हुए मलबे के कांच को तोड़कर नीचे गिरने लगते हैं। वहाँ पर वो होमलेस आदमी अपनी जान की बाजी लगा देता है और खुद को ज़ॉम्बीज के सामने झोंक देता है, ताकि सकू, सुआन और सोंगक्योंग को मलबे से निकलने का वक्त मिल सके। ट्रेन का ड्राइवर उस नए लोकोमोटिव इंजन को चालू कर देता है और आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी बाहर खड़ा योन सक ड्राइवर को भी अपनी जान बचाने के चक्कर में ज़ॉम्बीज के आगे धकेल देता है, जिससे ड्राइवर मारा जाता है। योन सक किसी तरह भागकर उस चलते हुए इंजन के केबिन में घुस जाता है। वहीं पीछे से सकू, सुआन और सोंगक्योंग को लेकर दौड़ता है और उनके पीछे सैकड़ों ज़ॉम्बीज भी होते हैं। वो लोग उस चलते हुए इंजन के पिछले हिस्से पर जैसे तैसे करके चढ़ जाते हैं। उनके पीछे वो भयानक ज़ॉम्बीज भी इंजन के पिछले वाले हिस्से पर लटक जाते हैं। सकू उन्हें अपने पैर से मार मार कर उस ट्रेन से उनका हाथ छुड़वाने लगता है, लेकिन जैसे ही सकू ड्राइवर के केबिन का दरवाजा खोलता है, उसे एक झटका लगता है, क्योंकि उसके सामने खड़ा योन सक पहले ही संक्रमित हो चुका था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। ज़ॉम्बी बना योन सक पूरी ताकत से सकू पर हमला करता है। सकू अपनी बेटी को बचाने के लिए उस खूंखार ज़ॉम्बी से अकेले भिड़ जाता है। इस भयानक लड़ाई में सकू आखिरकार योन सक को ट्रेन से नीचे फेंकने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान योन सक ने सकू के हाथ पर काट लिया था। सकू को समझ आ जाता है कि अब उसके पास ज़ॉम्बी बनने के लिए सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे हैं। वो अपनी रोती हुई सुआन को आखिरी बार गले लगाता है और उसे सोंगक्योंग को सौंप देता है। सकू रोते हुए ट्रेन के बिल्कुल पिछले हिस्से पर जाता है और धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगता है। वो ट्रेन से नीचे कूद जाता है। लोकोमोटिव इंजन अब बुसान के बाहरी इलाके के एक बड़े टनल के पास आकर रुक जाता है, क्योंकि आगे का ट्रैक ब्लॉक है। ट्रेन से सिर्फ दो लोग निकलते हैं, सुआन और सोंगक्योंग। वो दोनों उस बड़े टनल के अंदर पैदल चलने लगती है। टनल के दूसरी तरफ साउथ कोरिया आर्मी के सोल्जर्स अपनी गन ताने खड़े हैं, जिन्हें धुंध में दो लोग आते हुए दिखते हैं। सेना का कमांडर ऑर्डर देता है कि ये लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए उन्हें सीधे गोली मार दी जाए। और सोल्जर जैसे ही ट्रिगर दबाने वाले होते हैं, तभी उस टनल में से गाने की आवाज आती है। वह सुआन थी जो रोते हुए गाना गा रही थी। इस गाने को सुनकर सोल्जर्स को समझ आ जाता है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि जिंदा इंसान है। सोल्जर्स तुरंत दौड़कर जाते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। और यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है।